हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू लास्ट लेक्चर ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स। इस लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे रोटेशनल डायनामिक्स के ऊपर के। इस लेक्चर के लास्ट लेक्चर, सिंस ये लास्ट लेक्चर है तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स है इसके बाद में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल। फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द डे इफ अर्थ सडनली श्रिंक्स टू 1/64 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। यानी अर्थ का जो नया वॉल्यूम है ना वो दिया हुआ है 1/64 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। मास रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी मास कांस्टेंट है, m कांस्टेंट। ड्यूरेशन ऑफ द डे, यानी ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या रहता है डे का 24 आवर्स। नया ड्यूरेशन निकालना है अपने को, ठीक है। याद रखना, इस तरीके के क्वेश्चन में विदाउट एनी थॉट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज करेंगे। तो लिखेंगे according to law of conservation of angular momentum, according to law of conservation of angular momentum, I1 omega 1 is equal to I2 omega 2, है ना। अब I1 कितना लेंगे अर्थ का 2/5 m r1 स्क्वायर। m1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मास इज कांस्टेंट, m1 इज इक्वल टू m2 है। ओके, इनटू ओमेगा 1 के जगह लिखेंगे 2π/t1 इज इक्वल टू I2 कितना लिखेंगे I2 2/5 m r2 स्क्वायर इंटू ओमेगा 2 इज 2π/t2, ठीक है। 2π कैंसल, 2/5 कैंसल, m कैंसल। तो देयरफॉर r1 स्क्वायर अपॉन t1 इज इक्वल टू r2 स्क्वायर बाई t2। तो देयरफॉर t2/t1 इज इक्वल टू r2/r1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया t2/t1 का फॉर्मूला। अभी r2/r1 नहीं है, उसके लिए हम लोग ये यूज करेंगे। ओके, गिवन है V2 इज इक्वल टू 1/64 टाइम्स V1। V2 कितना रहेगा 4/3 पाई R2 क्यूब, वॉल्यूम स्पीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई R क्यूब, 1/64 इंटू 4/3 पाई R1 क्यूब, कैंसल, टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ द साइड्स। तो R2 इज इक्वल टू 1/4 R1। तो यहां से R2/R1 कितना बन गया 1/4। ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पे अपन, है ना। तो देयरफॉर T2/T1 इज इक्वल टू 1/4 स्क्वायर। तो देयरफॉर T2/T1 कितना है 24 इज इक्वल टू 1/16, है ना। अब ये कट हो जाएगा, 8 3 8 2 फिर 3 इधर चला जाएगा, है ना, 3 इधर चला जाएगा। तो T2 इज इक्वल टू 3/2। तो देयरफॉर T2 इज इक्वल टू 1.5 आवर्स। तो अर्थ का नया टाइम पीरियड 1.5 घंटे का रहेगा। यानी सोचो कि अर्थ अगर ओरिजिनल के 1/64 टाइम कंप्रेस हो गया तो कितना फास्ट रोटेट करेगा। तुम्हारा एक दिन 1.5 घंटे का रहेगा, एक दिन 1.5 घंटे का, समझ रहे हो। जो आज अपना एक दिन है 24 घंटे का, वो 1.5 दिन में हो जाएगा। लेकिन ऐसा कब होगा, जब अर्थ श्रिंक होगा 1/64 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, मास रिमेनिंग कांस्टेंट। याद रखना है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मास रिमेनिंग कांस्टेंट। आसान सवाल था, हाँ। ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं हम लोग आगे। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एन ऑब्जेक्ट रोल्स डाउन along an inclined plane that rises by, rolls up चाहिए था ये, okay, rolls down that rises by 3 in every 5। इसको अंडरलाइन भी करके रखो, इसका मतलब समझाता हूं मैं। okay, the object gains a speed of √10 meter per second as it travels a distance of 5/3 along the incline. What can be possible shapes of the object? okay, ऑब्जेक्ट राइजेस बाय 3 in every 5 seconds। ओके, यानी इसका मतलब ये है, ये जो इंक्लाइन है, फॉर इंक्लाइन हाइट राइजेस बाय 3 मीटर
when we travel 5 मीटर on it। हिंदी में इसका मतलब क्या है कि जब भी तुम इंक्लाइन पे ऊपर चढ़ोगे तो हाइट 3 मीटर से बढ़ेगी जब तुम 5 मीटर ऊपर जाओगे। समझ रहे हो इस चीज को? ठीक है, हाइट 3 मीटर से ऊपर जाएगी जब तुम 5 मीटर ऊपर जाओगे। क्लियर? लेट अस से एंगल थीटा है। यहां तक समझ में आएगा? एक बार चेक कर लो, ये लिख लो, ये सारी चीजें जो मैंने लिखा के दी है वो लिख लो अभी। ओके, लिख के रख लो उसको। ओके, तो अब यहां पे क्या बोला है कि हमको u दिया हुआ है √10 मीटर पर सेकेंड। यहां से साइन थीटा निकल जाएगा, साइन थीटा निकल के 3/5 आ जाएगा। ओके, एज इट ट्रेवल्स 5/3 अलोंग द प्लेन, यानी डिस्टेंस दिया हुआ है s 5/3 मीटर। ओके, तुमको निकालना है, शेप्स निकालना है पहले तो, शेप। तो अब एक काम करेंगे, सबसे पहले हाइट निकाल लेंगे। h = s साइन थीटा, ये फॉर्मूला हमको पता है। ये रोलिंग मोशन में मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, h = s साइन थीटा। ये फॉर्मूला याद रखना जरूरी है तुमको। ओके, s कितना है 5/3, साइन थीटा कितना है 3/5, ये साइन थीटा यहाँ पे अपन ने निकाला हुआ है। तो देयरफॉर h = 1 मीटर। ठीक है, अब व्हाट कैन बी पॉसिबल शेप्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, अब वेलोसिटी दिया है हमारे पास में। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? √2gh अपॉन 1 + k²/r²। अब याद रखना, शेप के बारे में एक ये आइडिया देगा, क्योंकि हमको हर शेप के लिए k²/r² पता है कि नहीं? वो शेप के वैल्यूज भी, वो k²/r² के वैल्यूज लिख दूंगा। तो लिखेंगे u के जगह √10 √2 g यानी 10 ले लेंगे, h यानी 1 अपॉन 1 + k²/r²। टेकिंग स्क्वायर, तो 10 = 20 अपॉन 1 + k²/r²। ये इधर, ये इधर, तो 1 + k²/r² = 2/1 यानी 2, 1 इधर चला गया, तो k²/r² = 1। अब जिसके लिए k²/r² 1 होता है, तो वो जो शेप होते हैं वो होते हैं रिंग या फिर हॉलो सिलेंडर। रिंग या फिर हॉलो सिलेंडर। ओके, तो ये याद रखना है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब इसके लिए मैं तुमको सजेस्ट करता हूं कि अगर k² के वैल्यूज अलग अलग आते हैं तो अपने को क्या क्या याद रखना है। ओके, k²/r² 1/2 आया तो डिस्क या फिर सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, k²/r² 2/5 आया तो फिर सॉलिड स्फीयर, ये मार्जिन में लिख के रख लो। k²/r² 2/3 आया तो हॉलो सिलेंडर। ये सारी चीजें लिख के रख लो। ओके, नाउ a solid sphere of mass 1 kg rolls on the table with linear speed 2 मीटर पर सेकेंड। मास कितना दिया हुआ है 1 kg, v कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। सॉलिड स्फीयर है तो k²/r² अभी लिख के दिया 2/5। फाइंड इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल फॉर्मूला है हाफ mv² ब्रैकेट में 1 + k²/r²। स्ट्रेट अवे फॉर्मूला पता है, हाफ m1 v² यानी 2 का स्क्वायर ब्रैकेट में 1 + k²/r², 2/5, 2 टू कैंसिल, 2 × ब्रैकेट सॉल्व किया 7/5, तो ये हो गया 14/5। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी टोटल दैट इज इक्वल टू 2.8 जूल, है ना? 2.8 जूल, 14/5 इज 2.8। क्लियर विद दिस? आसान सवाल। नेक्स्ट,
अ सॉलिड सिलेंडर रोल्स अप एन इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है. एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिलेंडर हैज स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, यानी उसकी स्पीड दी हुई है नीचे में 5 मीटर पर सेकेंड. हाउ फार विल द सिलेंडर गो अप द इंक्लाइंड प्लेन, यानी इस तरीके का सिचुएशन है. यहां पे एक सिलेंडर है, उसकी स्पीड दी है 5 मीटर पर सेकेंड. वो कितने ऊंचाई तक जाएगा वो ये निकालना है अपने को. ओके वो रोल होते होते, यानी ऐसा समझ रहे हो ना, ऐसा रोल होते होते कितने ऊंचाई तक जाएगा. ओके ये निकालना है अपने को. ओके नाउ यहां से हम लोग क्या करेंगे, h निकालना है अपने को. h तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, v का फॉर्मूला यूज करेंगे. v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. अब सॉलिड सिलेंडर है तो यहां लिख के रख लो, फॉर सॉलिड सिलेंडर, फॉर सॉलिड सिलेंडर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2. के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1/2 होता है. वी स्क्वायर यानी 25 इज इक्वल टू 2, जी का वैल्यू 10 ले लेंगे, एच निकालना है अपॉन 1 प्लस 1/2. 5 5 जा 5 2 जा, यानी 5 इज इक्वल टू 4h अपॉन 3/2. ये इधर चला गया तो 5 इंटू 3/2 इज इक्वल टू 4h. ओके तो h इज इक्वल टू, ये हो गया 3 5 जा 15, 4 नीचे आ गया मतलब 8 मीटर. तो देयरफॉर h इज इक्वल टू 15/8, यानी 8 1 पॉइंट कितना आएगा, 1 8 1 जा 8 70, 8 8 जा 64 60, 8 7 जा 56 405, 1.875 मीटर. यह आंसर आना चाहिए. ओके हाँ, अगर सपोज प्रॉब्लम में दिया है कि g 9.8 यूज करो, g के जगह 9.8 यूज करोगे तो आंसर चेंज हो जाएगा. ये 9.8 के लिए आंसर लिख के रख लो, है ना. सॉल्व तो कर ही सकते हो वैसे भी, तो वो आएगा 1.913 मीटर. अगर ये किसके लिए आंसर आएगा, जब g का वैल्यू तुम 9.8 यूज करोगे, और ये आंसर कब आएगा, जब तुम g का वैल्यू 10 यूज करोगे. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ व्हील चेंजेस फ्रॉम 2l to 3l in 3 seconds. ओके टाइम 3 सेकेंड्स है. इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना दिया हुआ है 2l, फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना दिया हुआ है 5l, यानी ये है i ओमेगा 1 और ये है i ओमेगा 2, है ना. अपने को टॉर्क निकालना है. टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, है ना. ये एमसीक्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आई का वैल्यू कितना है, नहीं कुछ भी नहीं दिया हुआ है. अल्फा यानी क्या होता है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1/t. आई से मल्टीप्लाई कर दो तो टॉर्क इज इक्वल टू आई ओमेगा 2 माइनस आई ओमेगा 1/t. तो टॉर्क इज इक्वल टू आई ओमेगा 2 यानी 5l माइनस 2l/3, 3l/3, तो इट इज l न्यूटन मीटर. l न्यूटन मीटर, है ना. थोड़ा सा अलग टाइप का प्रॉब्लम था, है ना. A body of moment of inertia 5 kg meter square rotating at angular velocity 6 radian per second has the same kinetic energy as a mass of 20 kg moving with velocity. Okay. जो बॉडी रोटेशन में है उसका आई दिया हुआ है कितना 5 kg मीटर स्क्वायर, और उसका ओमेगा भी दिया हुआ है 6 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड. ये रोटेटिंग बॉडी के लिए है ना. अब ट्रांसलेशन वाले मोशन वाले बॉडी के लिए मास दिया हुआ है कितना 20 kg. जो बॉडी ट्रांसलेशन में उसका वेलोसिटी निकालना है. ये ट्रांसलेशन वाले बॉडी, ट्रांसलेशन समझता है स्ट्रेट लाइन, ट्रांसलेशनल मोशन. ओके ये रोटेशनल मोशन, ये ट्रांसलेशनल मोशन.
रोटेशनल मोशन का काइनेटिक एनर्जी कितना रहता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और ट्रांसलेशन मोशन का काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ हाफ कैंसिल हो गया, आई ओमेगा स्क्वायर, आई का वैल्यू कितना? 5 इंटू 6 स्क्वायर इज इक्वल टू एम कितना है? 20 इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, 5 1 जा 5 4 जा, तो देयरफॉर वी स्क्वायर इज इक्वल टू 36/4 मतलब 9, तो v इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। यानी एक 20 किलो की बॉडी अगर 3 मीटर पर सेकेंड से जाएगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही रहेगी जितनी 5 kg मीटर स्क्वायर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बॉडी 6 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट करती है तब। ओके, समझ में आया? क्लियर है कंसेप्ट? ओके, तो आज का लास्ट क्वेश्चन, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, फाइंड के ई रोटेशन इज टू के ट्रांसलेशन इज टू के टोटल फॉर अ थिन वॉल्ड सिलेंडर। ओके, फॉर थिन वॉल्ड सिलेंडर, इट इज हॉलो सिलेंडर, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये पहला अपने को पता होना चाहिए, तो ही आंसर आएगा। नाउ के ई रोटेशन इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, या फिर तुमको मैंने बताया था इसका फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1 डाला तो ये आ गया हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब के ई ट्रांसलेशन दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, दैट्स इट। उसमें कुछ भी नहीं है, कोई टर्म ही नहीं है, वो हाफ एम वी स्क्वायर ही फॉर्मूला है उसका। के रोटेशन का फॉर्मूला ये था, उसको एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर के फॉर्म में लाया, और के ई टोटल फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1 है तो सब्सटीट्यूट किया तो कितना आ गया? हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 2, 1 प्लस 1 दैट इज 2। अब तीनों को डिवाइड कर दो तो के ई रोटेशन is to KE translation is to KE total is equal to half mv square is to half mv square is to half mv square into 2। सब में से हाफ mv स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बचा 1:1:2, यहां पे बचा 2, आखिरी में बचा 2, तो 1:1:2। ओके, अब एक काम करना, इसी के लिए होमवर्क के लिए, ये हॉलो सिलेंडर के लिए भी ट्रू है या फिर रिंग के लिए भी ट्रू है ना? रिंग रहता था तो भी सेम स्टेप्स रहती थी। तुम निकालोगे डिस्क या फिर सॉलिड सिलेंडर के लिए, पहला, दूसरा निकालोगे सॉलिड स्फीयर के लिए, और तीसरा निकालोगे हॉलो स्फीयर के लिए। ओके, पहला स्टेप यही है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। मैंने इनके वैल्यूज आज के ही लेक्चर के इसमें बताया हुआ है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना होता है हर एक के लिए। ये एज अ होमवर्क तुम सेम प्रॉब्लम इन तीनों के लिए सॉल्व करो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके।